ये 3 मेन कंट्रीज हमने कर ली हैं, राइट है भाई। चाइना, जापान, रशिया हो गया। तो चाइना के बारे में भी आपने मैप देख लिया, जापान का भी मैप देख लिया। अच्छा चलो, कहकशा मुझे बताओ जापान के आइलैंड्स कौन कौन से मैंने बताए थे आपको। मैं बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन भी करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साउथ ईस्ट एशिया, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? साउथ ईस्ट एशिया। अब साउथ ईस्ट सबको पता है, एटलस में सब लोगों को पता होता है कि अगर नहीं पता तो जान लीजिए। ये जैसे हमारा एटलस है, इनका और रहता है देर में आन ज्वाइन करना। तो तुम मत ज्वाइन करो ना। तबीयत सही करो। जिन लोगों का देखो, जिन लोगों का भी ये देखिए, अब मैप नहीं क्लियर है वो समझ लें इस जानवर को। ये या मैप जिन्होंने बचपन में नहीं पढ़ा है, पहले नहीं पढ़ा है, वो लोग देख लें। ये अगर आप लेते हैं ऐसे, तो ये मैप में यहाँ पे नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। अब मैप में इस तरह से होता है, ठीक है ना। ये साइड ईस्ट है और इधर वाला साइड जो है ये मैप में नॉर्थ ईस्ट होगा, ये बीच में आ रहा है नॉर्थ ईस्ट। इधर आपका जो है साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ वेस्ट, ये वाला जो पार्ट है ये साउथ वेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है और ये वाला नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो या अपना मैप जब आप उठा के देखोगे, तो ग्रीनविच मेरिडियन के इधर साइड में आप देखोगे ट्रॉपिक, ग्रीनविच मेरिडियन और इक्वेटर से आप डिवाइड करोगे, तो ये वाला जो पार्ट है एशिया का, वो जो साउथ ईस्ट में एशिया के आ रहा है, साउथ में यानी नीचे की तरफ, और ईस्ट साइड में मतलब, ठीक है, इस साइड में जापान, जापान वगैरह की साइड में, नीचे की साइड में, लेकिन साउथ मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाओगे तो वो वाला जो पार्ट है वो क्या होगा आपका, साउथ ईस्ट एशिया कहलाएगा। अब साउथ ईस्ट एशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो हमारे लिए हमारे पड़ोसी देश है, तो पता ही है पड़ोसी कंट्रीज हैं यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए क्यों है, क्योंकि हमारे जो, जब हम वेस्ट से, ये कम डिस्टर्ब्ड है ये कंट्रीज एज कम्पेयर टू जो मिडिल ईस्ट है, वो काफ़ी डिस्टर्ब कंट्रीज है, और हमारा इनसे कल्चरल कुछ ना कुछ रिलेशन रहा है, पीसफुल रिलेशन रहा है, और आगे फ्यूचर में चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इधर बढ़ रहा है, तो इस वजह से भी हमारे लिए इधर देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा कल्चरली इंडिया से मतलब वो हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, और यहाँ पे भी इस तरह से कल्चर इंडिया का पाया जाता है। हम इस इधर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ चलते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं और क्या हैं, किस तरह से हैं। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं इंटरनेशनल लेवल के, जैसे आसियान वगैरह, तो वो उसके मेंबर्स भी ये कंट्रीज हैं। इनका मैप आपको ध्यान से देखना है, जो जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग जरा मैप खोल लें एशिया का और ध्यान से मार्क करें, और बहुत अच्छे से। कौन कौन सी कंट्रीज मार्क करेंगे? म्यांमार है, आप एक बार पॉलिटिकल मैप खोलिएगा साउथ ईस्ट एशिया का, तो आपको म्यांमार दिखेगा, बर्मा जिसको कहते हैं थाईलैंड दिखेगा, लाओस दिखेगा, कंबोडिया दिखेगा, ठीक है, ओके। उसके अलावा इंडोनेशिया दिखेगा, ब्रुनेई दारुस्सलाम दिखेगा, फिलीपींस दिखेगा, ये सारा, उसके ताइवान दिखेगा, ये सारे एरियाज, ये सारी जो कंट्री हैं इनके मैप को एक एक करके आप खोलिए और जरा मार्क करिए कहाँ पे हैं एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर की जो कंट्रीज हैं उनको जरा मार्क करिए। म्यांमार खोलिए सबसे पहले, साउथ ईस्ट म्यांमार का पॉलिटिकल और फिजिकल, तो इसके अंदर पटकाई बूम, ठीक है, और कुमोन रेंज, उसके अलावा आपका ये ट्राइंगल रेंज, ये वाले जो माउंटेन है, शान प्लेटू है, उसके अलावा आपका ये क्या नाम है, पेगुयामा है, ओके, चिन हिल्स हैं, अरकान योमा है, मैंने आपको बताया था कि पेगुयामा योमा और अरकान योमा का एक्सटेंशन मैंने आपको बताया था अंडमान निकोबार है, तो ये अरकान योमा इधर दिखेगा। उसके अलावा आपका बिलोकटांग रेंज है, तो ये आप यहाँ पे एक बार मार्क कर लीजिए इनको, ये जो फिजिकल मैप में। और उसके अलावा रिवर मार्क कर लीजिए, चिडविन रिवर है, ये बहुत ही फेमस रिवर है वहाँ की, चिडविन रिवर,
उसके अलावा साल्वीन रिवर है और इरावदी रिवर है। इरावदी रिवर बहुत फेमस है इरावदी डॉल्फिन की वजह से। हमारे इंडिया में जो है इरावदी डॉल्फिन और गोइंगटी डॉल्फिन 2 तरह की डॉल्फिन मिलती है। एक जो चपटे मुँह वाली डॉल्फिन होती है, यानी एक तो होती है चोंच वाली डॉल्फिन जिसको सूसू बोलते हैं, जिसको गैंगटिक डॉल्फिन कहा जाता है। वो इंडिया में जो है बहुत कॉमन है गैंगेज में, और वो इंडिया का एक्वेटिक एनिमल भी है। 2015 में यूपीएससी में प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इंडिया का एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। तो इंडिया का जो एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल हेरिटेज एक्वेटिक एनिमल, वो जो है आपका नेशनल एक्वेटिक एनिमल वो है गैंगटिक डॉल्फिन, जिसको हम लोग हिंदी में सूसू भी बोलते हैं। और उसको क्योंकि वो सूसू की आवाज करता है, वो गैंगेज में पाया जाता है। इसके अलावा एक चपटे मुंह वाली डॉल्फिन होती है जिसको इरावाडी डॉल्फिन कहते हैं। वो इरावदी रिवर में पाई जाती है, और से मतलब उसका वो है, लेकिन वो और भी रिवर्स में पाई जाती है। लेकिन ये इरावदी नाम उसी से आया हुआ है, इरावदी रिवर से ही, वहाँ पे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। और चिड़विन रिवर है और उसके अलावा साल्विन रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। और ये जो है जाके गल्फ ऑफ मर्तबान में गिरती हैं। तो आप जो है इस इन सारी लोगों को, ये सारी जो है रिवर और ये माउंटेन जरा मार्क करिए। कर लिया आपने? ठीक है ना? ये बर्मा के नाम से जाना जाता था। रंगून कैपिटल हुआ करती थी इसकी बहुत पहले। इसको जो है जब बर्मा अंग्रेजों के टाइम पे इसको बर्मा, लोअर बर्मा और अपर बर्मा के नाम से हम लोगों ने सुना होगा कई बार। तो ये जो है बर्मा है। और बर्मा जो है उसकी जो अब कैपिटल है वो नेपिडाउ है। नेपिडाउ अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है। और इसकी लार्जेस्ट सिटी वो यंगून है, ये आप देखेंगे। और यहाँ पे जो है बर्मार एथनिक ग्रुप जो बर्मार है वो ज़्यादा है। ठीक है। और उसके अलावा जो है रिलीजन यहाँ पे बौद्धिज्म रिलीजन 89%, जो 87.9% जो रिलीजन है वो बौद्धिज्म है। बौद्धिज्म ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी है, उसके बाद इस्लाम के 4.3% इस्लाम भी है, और 6.2% जो है वो क्रिश्चियंस है। तो ज़्यादा जो है वो बौद्धिज्म यहाँ पे फैला है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है। और ये जो है अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन न्यूज़ में अक्सर रहती है बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, जियो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस रहता है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखें आप कि नॉर्थ में यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी है। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। एथनिक जो है डाइवर्सिटी में आप देखें तो ये जो है एकदम एक तरह से डिवाइडेड है कि कहाँ पे कौन रह रहा है। जो एथनिक डाइवर्सिटी है यहाँ की, नॉर्थ साइड में यहाँ पे काचिन लोग रहते हैं। ठीक है, काचिन। और उसके बाद में ईस्ट साइड में यहाँ पे शान लोग रहते हैं। वेस्ट साइड में चिन लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? चिन लोग। और सदर्न साइड में, साउथ साइड में नीचे की तरफ आप जाओगे तो कारेंस लोग रहते हैं। साउथ ईस्ट में राखिन ग्रुप रहते हैं। राखिन जो ट्राइब है वो रहती हैं। साउथ ईस्ट के सेंट्रल ईस्ट के में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कयाह के मिलते हैं। ठीक है, कयाह। और सेंटर के अंदर बामर मिलते हैं। ये जो आपके बामर हैं, ये सबसे बड़ा ग्रुप है यहाँ का। सबसे जो बड़ा ग्रुप है, यानी 68% जो है वो बामर पॉपुलेशन है। ये जो दिख रही है ना आपको सेंटर के अंदर बामर, ये 68% यहाँ पे एथनिक ग्रुप है। 9% शान है, 7% कारेन है यहाँ पे, और 4% राखिन्स हैं, 3% यहाँ पे जो है चाइनीज़ हैं, 2% जो है वो इंडियंस हैं, 2% मोन हैं, और उसके अलावा 5% अदर्स हैं। इसमें जो है राखिन भी 4% है। ये इधर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है। तो ये जो ग्रुप है, ये आपको ये थाईलैंड का, वो म्यांमार का जो है एथनिक डाइवर्सिटी है। तो म्यांमार का ये देख लीजिए कैप, और म्यांमार का एक पॉलिटिकल मैप में आप यहाँ उसको मार्क कर लीजिए, यहाँ की जो कैपिटल है। ठीक है, नेप्टाओ, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, ओके। और एक माउंट विक्टोरिया, ठीक है, और कैनेडी, ये मार्क कर लीजिए। माउंट कैनेडी और माउंट विक्टोरिया दिख रहा है आप लोगों को? माउंट विक्टोरिया आपको दिखेगा, जरा जाके देखिएगा। अरकान, जो अर्क वो है ना आपका अरकानयुमा, उससे ऊपर जाइए तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे अरकानयुमा से, तो आपको माउंट विक्टोरिया दिखेगा। दिख रहा है? माउंट विक्टोरिया दिखा? आपके मैप में है? उससे ऊपर कैनेडी है, एकदम नॉर्दर्न, मतलब उससे जस्ट ऊपर, यानी कि अगर माउंट विक्टोरिया से ऊपर जाओगे ना, तो ऊपर की साइड में जहाँ पे इंडिया शुरू होने वाला होता है, यानी एकदम ऊपर नहीं जाना है, इस साइड में, तो वहाँ पे आपको कैनेडी भी दिखेगा।
तो कैनेडी नहीं बना होगा, हो सकता है विक्टोरिया बना लो, विक्टोरिया को देख लो, मार्क कर लो। देख लिया? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो पाई जाती है एथनिक पॉपुलेशन वो बामर है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद शान है, ठीक है, उसके बाद कारेंस है, उसके बाद राखिन्स है 4%, ठीक है। यानी 68% जो पॉपुलेशन है वो बामर पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, ओके। बस इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, या पढ़ा है तो देख लें। थाईलैंड, थाईलैंड जो है आप देखते हैं, थाईलैंड का मैप खोल लीजिएगा, थाईलैंड देखिएगा। ये इधर के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे वो उनको ज़्यादातर किसी ने कॉलोनाइज़ कर ही रखा था, लेकिन सिर्फ़ एक थाईलैंड ऐसी कंट्री है जिसको किसी ने अभी तक कॉलोनाइज़ नहीं किया था। ब्रिटिश ने म्यांमार को कर रखा था, फिर मलेशिया को करा, फ्रांस ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को करा, लेकिन थाईलैंड कभी कॉलोनाइज़ नहीं हुआ, उसको कॉलोनी किसी ने नहीं बनाया, ठीक है? अब थाईलैंड के बारे में ज़रा देखेंगे, थाईलैंड का मैप खोल लीजिए एक बार ज़रा। खोल लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मार्क कर लीजिए। थाईलैंड का मैप खोल के म्यांमार के बगल में ही आपको थाईलैंड दिख जाएगा। यहाँ पे आपका दवाना रेंज दिखेगा, उसके अलावा इस्थमुस ऑफ कारा दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्थमुस कारा। उसके अलावा आपका कोराट कोराट प्लेटू दिखेगा, उसको मार्क कर लीजिए। बैंकॉक को मार्क कर लीजिए, ठीक है, थाईलैंड में। और उसके अलावा यहाँ पे चियांग दाओ और गंगा मेकोंग ट्रीटी आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, एग्जाम में आया भी हुआ है। गंगा मेकोंग ट्रीटी, मेकोंग ये रिवर है जो मेकोंग एकदम बॉर्डर बना रही है लाओस के साथ, इसकी थाईलैंड की, उसको मार्क कर लीजिएगा। मेकोंग रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। चाओ प्राया रिवर इज द इम्पोर्टेंट रिवर ओवर हियर, तो चाओ प्राया रिवर मार्क कर लीजिए, ठीक है। और चियांग डाओ एक माउंटेन है, उसको मार्क कर लीजिएगा ऊपर साइड में माउंट, ठीक है, मार्क करिए जरा फटाफट। थाईलैंड तुमसे हो गया खुशी, मार्क कर लिया, देख लिया कहाँ पे है? मार्क करने का मतलब यह है कि मैप को ध्यान से देखिए, देखा आप लोगों ने मैप? ये है नहीं क्या कहकशा? हाँ मार्क किया। हाँ क्या है? हाँ, तो बताओ ना, नहीं करा हो तो बताओ, करो इसको। दरक्षा, दरक्षा कहकशा को अभी मेरे को बहुत तेज गैस चढ़ी थी। शान प्लेटू देखें, शान प्लेटू देखेंगे आप लोग। शान प्लेटू मैंने आपको बताया, शान प्लेटू आप लोगों ने मार्क किया तो देख लीजिए इसको। शान प्लेटू जो है ये रेन शेडो रीजन है, यहाँ पे मिलट्स वगैरह आपको मिलते हैं, आप शान प्लेटू देख रहे होंगे। टिन, टंगस्टन, लेड और आपका सल्फर रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। और कोराट प्लेटू जो है, कोराट प्लेटू में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं लोग, ज़ूम कल्टीवेशन जिसको कहते हैं, जहाँ पे आपको पता है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, कि वो जंगल को काट देते हैं, उसके बाद में फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे होता है। ज़ूम कल्टीवेशन मैंने बताया था इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाते वक्त, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसी को कहते हैं, पता है ना रिदा? बताया था ना ज़ूम कल्टीवेशन आप लोगों को, शिफ्टिंग के, जंगल को काट देते हैं, फिर उसको जला देते हैं स्लेशन बंद करके, फिर उसके बाद में उस पे खेती करते हैं, नेचुरल रहता है, याद है? हम्म। तो रबर प्लांटेशन वगैरह यहाँ पे करते हैं, निकेल, लेड, जिंक रिजर्व यहाँ पे खोराट प्लेटू में मिलता है। उसके तो ये वाला पहले आप कर लीजिए। अ, तो आपने कौन कौन सी कंट्री देखी अभी? म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, है ना? इसी तरह से जो है थाईलैंड का जो पुराना नाम था वो था सियाम, SIAM, सियाम, ठीक है। और ये ऑफिशियल नाम भी था 1939 तक, ओके, सियाम लिख लीजिएगा, सियाम इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब ऐसी कंट्री है थाईलैंड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हेरिटेज के तौर पे देखी जाती है आज भी। और इसके अलावा बैंकॉक इसकी कैपिटल है, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थाई लैंग्वेज यहाँ पे अक्सर बोली जाती है, नेशनल लैंग्वेज भी है यहाँ की थाई, ओके। यहाँ पे एथनिक ग्रुप जो है वो थाई ज़्यादा है, ज़्यादातर थाई हैं। थाई के अलावा यहाँ पे आप देखें, इसमें मतलब नाम रीजन वाइज डिवाइडेड है, थाई सारे हैं, थाई सेंटर के हैं, थाई लाओ के हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट के, थाई जो है नॉर्दर्न थाई, या ऐसे मतलब रीजन वाइज डिवाइडेड है, लेकिन सारे थाई पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, एथनिक ग्रुप जो थाई है यहाँ पे। थाई चाइनीज़ भी हैं, और उसके अलावा खामेर भी हैं, और मलाया भी हैं। यहाँ पे जो रिलीजन है थाईलैंड का, 90% बौद्धिस्ट है। कितने परसेंट है? 90%। 4% इस्लाम है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। 3% क्रिश्चियनिटी है, 1% लोग कोई रिलीजन नहीं मानते, और 1% लोगों ने अनडिक्लेयर कर रखा है अपने आप को कि क्या है। और थाई जो है
यहाँ पे मोनार्की है, ठीक है, यानी रिपब्लिक पूरी तरह से थाईलैंड रिपब्लिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, किंगडम ऑफ थाईलैंड इसीलिए कहा जाता है। ये मोनार्की है, यहाँ पे जैसे वो रिपब्लिक है ना म्यांमार, या वो ये रिपब्लिक नहीं है, ये यहाँ पे मोनार्की है। अब आप लोगों को मैंने बता रखा ऑलरेडी कि रिपब्लिक डे वाले लेक्चर में कि रिपब्लिक क्या होता है और मोनार्की क्या होती है। मोनार्की जहाँ पे कोई राजा होता है ना? है? बोलो भाई, होता है ना? यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं कि राजा का ही सब कुछ चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है यहाँ पे थाईलैंड में। ठीक है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्लियर है? अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। किस किस को पता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? हम्म, बोलो भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, क्या होता है? यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल का के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी रहते हैं, आपको पता है। यानी पार्लियामेंट, यानी प्राइम मिनिस्टर भी होता है और वो उसको पार्लियामेंट वो इलेक्टेड बाय द पीपल होता है। लेकिन वहाँ पे मोनार्की जहाँ पे होती है वहाँ राजा भी होता है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त जो राजा है वो कौन है? विजारा लोंगकॉर्न। विजारा लोंगकॉर्न जो है इसको रामा टेन भी कहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ का सिरथा थवीसिन है। ठीक है, सिरथा थवीसिन, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और उसके अलावा आपका जो किंग जो है इस वक्त, किंग को आप फोटो देख लीजिएगा, किंग ऑफ थाईलैंड, वो आपको दिखेगा, विजारा लोंगकॉर्न। ठीक है, किंग किंग रामा 10 के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो रामा जो किंग के बोला नहीं जाता कि ये जो राम राम के बारे में कहा जाता है कि राम है राम है, राम एक्चुअल में जो किंग रहे हैं वो सारे राम जो किंग रहे हैं, राम 1 राम 2 इस तरह से, वो सब किंग जो रहे हैं, ज्यादातर राम जो नाम है वो थाईलैंड में है। तो कहा जाता है कि जो राम थे वो थाईलैंड के किंग थे। इस तरह से भी कई सारी मिथोलॉजीज फेमस है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ यहाँ हाँ, यहाँ पे जो राजा होते हैं, वहाँ के जो राजा हैं वो अपने आप को राम कहा करते थे, रामा, तो वहीं से वो सारा निकला हुआ है। ठीक है, और कल्चर भी उसी तरह का है। लेकिन यहाँ पे अब बौद्धिज्म है 90%, 4% जो है वो आपका इस्लाम है, 3% क्रिश्चियनिटी है और 1% जो है अदर रिलीजन है। तो थाईलैंड के राजा का फोटो देख लीजिएगा आप लोग, देख लीजिए एक बार, थोड़ा अवेयरनेस को पता ही नहीं है कुछ कौन कहाँ पे है। तो थाईलैंड, और थाईलैंड कंट्री ऑफ एलिफेंट्स किसको कहते हैं, मैंने अभी बताया, कंट्री ऑफ एलिफेंट्स। वहाँ पे जो है जान लो, थाईलैंड को जो है ना कंट्री ऑफ वाइट एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, या कंट्री ऑफ एलिफेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये बहुत ही मतलब वाइट एलिफेंट के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ पे एलिफेंट्स को बहुत इज्जत और प्यार भी दिया जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? ओके। और यहाँ पे एक सिटी है चियांग माई। चियांग माई जो है वो बेसिकली वो है सिटी ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है उसको, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो देख लीजिएगा। तो फिलीपींस जो है वहाँ पे आपको 7,500 आइलैंड्स से मिलकर, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स से मिलकर बना है। 7,500 आइलैंड्स छोटे बड़े यहाँ पे हैं, तब जाके फिलीपींस बना है। फिलीपींस की अगर आप मैप देखेंगे, मनीला लोकेट करता है इसके लार्जेस्ट आइलैंड पे, लुजोन। वहाँ पे लुजोन जो आइलैंड है उसके ऊपर मनीला है। मनीला को जिसकी कैपिटल है, हेडक्वार्टर है एशिया, और मनीला में आपको पता भी है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का, ठीक है, किसका, वो सॉरी, इन एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ADB का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? यहाँ पे। और इसके अलावा क्या नाम है, आपको पता है एक बहुत ही फेमस चीज है, कभी सुना है कि इसके और भी किसी चीज के लिए फिलीपींस फेमस है जो कि यंग लोगों में बड़ी पसंद की जाती है? किस चीज के लिए कि एक तो ये क्या नाम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, दूसरा IRRI का हेडक्वार्टर है। IRRI क्या है? इंडियन इंटरनेशनल रिसर्च राइस रिसर्च
इंस्टीट्यूट, इसका भी हेडक्वार्टर है। तो दो चीजों का जो हेडक्वार्टर है, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। ठीक, अब मुझे बताइए और क्यों ज़्यादा फ़ेमस है? खूबसूरती को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करते थे, तो वहाँ पे उन लोगों ने ब्यूटी टाइटल्स भी काफ़ी सारे जीते हुए हैं। और फ़िलीपींस जो है वो मतलब वैसे तो वो लोग जो है बूढ़े को जवान करने वाली टेक्नीक वगैरह बेच रहे हैं दुनिया को, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं इसके वो करने के लिए। और यहाँ तक कि बहुत सारे हाथ उसमें ठंडी में नेपालियों के अंदर भी ये घुस गया है कि क्या नाम है, ठंडियों में आग आग के पास नहीं बैठते कि हम काले हो जाएँगे। उनको काले से पता नहीं क्या दिक्कत है। और वैसे काले होते नहीं हैं, आपको पता है कि जो नेपाली होते हैं या मतलब जो भी मोंगोलॉइड रेस है, मोंगोलॉइड रेस आपको पता है वर्ल्ड में जो है 3 रेस मेन है, उसके ही फिर सब ग्रुप्स हैं सारे। एक है कॉकासॉइड, दूसरा है नेग्रोइड, तीसरा है मोंगोलॉइड। तो जो मोंगोलॉइड ग्रुप है, ये जो चाइनीज़ टाइप से दिखते हैं, चाइनीज़ जो टाइप के, वो सारे जो है मोंगोलॉइड रेस के हैं। तो ये जो रेस होती है इसमें काले नहीं होते लोग, मतलब इसमें गोरे होंगे, येलो होंगे या तो फिर व्हाइटिश स्किन होगी, इस टाइप के होंगे, पिंक होंगे, लेकिन ये जो है ब्लैक नहीं होते। तो इनको पता नहीं अब क्या चढ़ा हुआ है, ये लोग ब्लैक से थोड़ा सा ब्लैक और ब्राउन से वो करते हैं। कॉकस साइड में आपके ब्लैक नहीं होते, ब्राउन से मतलब ज्यादा ब्लैक नहीं होते, लेकिन ब्लैकिश से थोड़ा ब्राउन से, डार्क ब्राउन से मतलब स्टार्ट करते हैं और व्हाइट तक जाते हैं, पिंक तक जाते हैं, कॉकासाइड ग्रुप जो है। और जो नेग्रोइड ग्रुप है वो ब्लैक होते हैं ज्यादातर, ठीक है, उसमें रेयर ब्राउन के तक आते हैं, ज्यादातर ब्लैक ही होते हैं। तो ये 3 कैटेगरी जो होती है, ये मतलब 3 जो है एक्चुअल में ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे तो 3 ही रेस है, ठीक है, बस इसी के सब ग्रुप्स हैं सारे। तो और सब में अपनी अपनी ब्यूटी है, किसी में कोई चीज है, किसी में कोई चीज है। तो कोई किसी से इस एतबार से रेस में कोई तो कम नहीं है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि जो है समाज में ब्यूटी की कुछ अलग ही डेफिनेशन है और इसको लेकर जो है लोग बहुत ही कॉन्शियस हो रहे हैं। फिलीपींस जो है रिपब्लिक है, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस कहा जाता है इसको। और आर्किपेलागो कंट्री है, आपको पता है 7,000 साढ़े 7,000 से ज़्यादा आइलैंड्स है इसमें, ठीक है। फिलीपींस के अंदर आपने मैप देख ही लिया होगा इसका, देख लिया? मनीला को देख लीजिएगा, ठीक है, मनीला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे फिलिपिनो और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ पे जो एथनिक ग्रुप है उसको विशायान कहते हैं। यहाँ की जो रिलीजन है वो क्रिश्चियनिटी ज़्यादा फैली है, यहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियन लोग। और 33 जो 90% जो है क्रिश्चियन है, कैथलिक हैं और अदर क्रिश्चियंस हैं। 6.4% लोग इस्लाम को मानने वाले हैं फिलिपिनो में। और फिलिपिनो जो है इनकी बेसिकली वो है लैंग्वेज है। और यहाँ पे क्योंकि रिपब्लिक है तो प्रेसिडेंट भी होगा, वाइस प्रेसिडेंट भी होगा, प्राइम मिनिस्टर ये सब होंगे, सीनेट प्रेसिडेंट वगैरह होता है जो प्राइम मिनिस्टर की इक्विवेलेंट होता है, हाउस स्पीकर होता है, चीफ जस्टिस होता है, मतलब ये सारा जैसे अपर हाउस लोगों ने किया हुआ है। तो ये मतलब यूरोपियन ही सिस्टम को अडॉप्ट किया हुआ है फिलीपींस ने, और इसीलिए ये लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट और इसमें उसमें कुछ ज़्यादा ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा किसकी तरफ है, क्या नाम है, ब्रिटिश उसमें के तरह से इन्होंने भी अडॉप्ट किया, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया है चीज़ों को, उसी तरह से इन लोगों ने भी अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो फिलीपींस का देख लीजिएगा एक बार आप लोग एटलस वगैरह, और जाके वहाँ के बारे में और पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन फिलीपींस इतना काफ़ी है। फिर इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का मैप खोल लीजिए भाई सब लोग, इंडोनेशिया बहुत खत्म हो गई है इंडोनेशिया के अंदर। आप लोग एक बार एटलस में जाइए और इंडोनेशिया का मैप देखिए जरा पहले, इसका पॉलिटिकल भी देखिए, फिजिकल भी देखिए, इसका आइलैंड देखिए, सुमात्रा आइलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ का, मतलब इस इधर का नॉर्दर्न साइड का। उसके बाद फिर जावा है, जावा पे जकार्ता है, तो जकार्ता इसकी कैपिटल है। उसके उसके अलावा बोर्नियो आइलैंड है, कलिमंटन आइलैंड है, इसके बारे में बता चुका हूँ कि वन ऑफ द बिगेस्ट आइलैंड्स में से है ये, ठीक है। उसके बाद में न्यू गिनी का इतना पार्ट तक, ये सारा जो है ये लगभग 15,000 आइलैंड इसके अंदर है, 15,000 ग्रुप ग्रुप ऑफ आर्किपेलागो है ना। 17,000 आइलैंड्स है, इनफैक्ट 15,000 भी नहीं, 17,000, 17,000 आइलैंड यहाँ पे लगभग इसके पास हैं, ठीक है। सुमात्रा है, जावा है, उसके अलावा बोर्नियो है और न्यू गुइना है, इसका पार्ट है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड जो आइलैंड कंट्री वो यही है, ठीक है ना, सबसे बड़ा। और 14 लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की एरिया वाइज ये। और यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है वर्ल्ड का जो है जावा। जावा सबसे बड़ा जो आइलैंड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जावा पे है, जावा जबकि छोटा है एज कम्पेयर टू सुमात्रा, तो यहाँ पे है। और यहाँ पे इस्लाम इस्लाम ज़्यादा फैला, इस्लाम 87% जो है इस्लाम है यहाँ पे। और 10% क्रिश्चियनिटी है, 1.7% हिंदुइज्म है, 0.7% बौद्धिज्म है। उसके अलावा फोक रिलीजन वगैरह कन्फ्यूशियनिज्म वगैरह को मानने वाले
1% है। जकार्ता इसकी कैपिटल है। इंडोनेशिया, इसमें लगभग 700 से ज़्यादा भाषाएँ यहाँ पे बोली जाती हैं, रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं यहाँ पे। हर एक मतलब जो आइलैंड है उनकी अपनी लैंग्वेज मिक्स करके बोलते हैं। तो ये जो वो इंडोनेशिया है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, और वैसे तो इक्वेटोरियल कंट्री है, आपको दिख रही है, दिखती ही है। लेकिन इसमें जो है इतने सारे लैंग्वेज बोलने के जाने के बावजूद भी 87% लोगों तक इस्लाम पहुँचाया गया। लोगों ने इस्लाम कबूल किया वहाँ के लोगों ने, और सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी इंडोनेशिया में ही है, ठीक है ना? बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडोनेशिया के अंदर। और इंडोनेशिया जो है वो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है, 38 प्रोविंसेस हैं यहाँ पे, तो एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है? 9 को स्पेशल ऑटोनोमस स्टेट दे दिया है, और क्या नाम है आपका, जकार्ता जो है इसकी कैपिटल है। और ये सारे आइलैंड्स वगैरह सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है कि 17,000 आइलैंड कौन याद करेगा, लेकिन आप इसके मतलब देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये आर्किपेलागो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्किपेलागो आइलैंड है। मोर देन 17,000 बताया जाता है कि आइलैंड्स है इसके अंदर। इंडोनेशिया आर्किपेलागो के अंदर लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। फोर्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। जावा जो है मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है वर्ल्ड का। 2/3 एरिया जो है अंडर फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट जो है वो क्लियर किया जाता है यहाँ पे रबर वगैरह की प्लांटेशन के लिए। ठीक है, रबर और पाम ऑयल वगैरह की प्लांटेशन के लिए। कॉफ़ी जो है वो वोल्केनिक माउंटेन वेस्ट ऑफ जावा में कॉफ़ी उगाया जाता है। फिजिकल जो है ज्योग्राफी आप देखेंगे तो वेस्टर्न पेनिनसुला मोर पॉपुलेटेड देन द ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन से ज़्यादा पॉपुलेटेड वेस्टर्न पेनिनसुला है। मोस्ट सिटी जो है वो वेस्टर्न साइड में है यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है जो मतलब ज़्यादा जो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स होते हैं, जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो सब ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट जो है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है। मोस्ट सिटी जो है वेस्टर्न साइड में है। टिन रिजर्व, ऑयल, को गैस रिजर्व, रबर प्लांटेशन एंड फिशिंग वगैरह इंडोनेशिया में ज़्यादा की जाती है। तो इंडोनेशिया आपने देख लिया भाई इंडोनेशिया, एटलस देख लिया इंडोनेशिया का, इंडियन। तो ये यहाँ पे आपका वेस्टर्न पेनिनसुला जो है मैंने आपको बता दिया, टिन, और ये भी बता दिया। उसके बाद में आपका सिंगापुर आता है। सिंगापुर जो है सिटी स्टेट है, ये हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें एक सिटी स्टेट के अंदर, तो वो सिंगापुर के अंदर है। सिंगापुर आप लोगों ने सुना होगा बहुत। पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है इसको। यहाँ पे अक्सर जितने भी कंटेनर वगैरह आते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, सब आके यहीं पे स्टेशन बनाते हैं अपना, सिंगापुर के अंदर। बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो है सेंटर है यहाँ पे। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है वर्ल्ड में, पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, स्टेट ऑफ मलक्का के थ्रू ये लोग ये निकलते हैं। स्टेट ऑफ मलक्का का हाईएस्ट एजुकेटेड जो है लेबर फोर्स यहाँ पे पाई जाती है, जो कि एमएनसीज को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी फेमस है, और साउथ ईस्ट एशिया के हिसाब वन ऑफ द फेमस जो है सिटी है सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में और डिटेल की बात करें तो सिंगापुर जो है, आपको सिंगापुर के बारे में, अच्छा सिंगापुर कभी कोई गए हो? अब मैं, सिंगापुर इज़ नोन एज़, मैप देख लीजिए एक बार पहले मैप देख लीजिए। ठीक है, मैप देखेंगे तो आपको बहुत छोटा-सा दिखाई देगा, लेकिन ऑफ़िशियली जो है इसको रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहा जाता है, एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? सिटी स्टेट है एक तरह से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, और एक सिटी ही है वो पूरा, उसी को स्टेट बना दिया गया है। और बहुत ही अच्छा मतलब फाइनेंस उसमें अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइनेंशियल कैपिटल है एक तरह से, वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। और सिंगापुर जो है इसका बहुत ही प्लान्ड पॉपुलेशन है, मतलब लार्जेस्ट प्लानिंग एरिया जो इसका है बाय पॉपुलेशन वो बेडॉक है। बेडॉक, BEDOK, ठीक है? नेशनल जो लैंग्वेज है इसकी मलाया है। एथनिसिटी जो है, एथनिक ग्रुप जो है इसमें चाइनीज़ ज़्यादा है, 74.3% चाइनीज़ है। उसके अलावा मलाया है, मलाया एक ग्रुप होता है, 13.5% है। इंडियन 9% है, और 3.2% अदर्स है। रिलीजन में 31% बौद्धिस्ट है, 31.1% बौद्धिस्ट हैं, 20% कोई रिलीजन नहीं मानते। 18% जो है क्रिश्चियनिटी है, 15% लोग इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं। 8.8% लोग जो हैं वो हिन टोइ टोइज़्म टोइज़्म एक फ़िलॉसफ़ी होती है, उसको टाओइज़्म उसको फ़ॉलो करते हैं। 5% लोग हिंदुइज़्म को फ़ॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो है आपका सिंगापुर यानी मल्टी अ, एथनिक ग्रुप है, और वहाँ पे कई तरह के मल्टी रिलीजियस ग्रुप है, और काफ़ी सारे मतलब ज़्यादा बौद्धिस्ट हैं, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन सारे मिला के काफ़ी बड़ी जो भी पॉपुलेशन है उनकी काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम भी है और क्रिश्चियन भी है वहाँ पे। और बेसिकली सिंगापुर जो है वो फाइनेंसेस के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे एमएनसीज़ को बहुत अट्रैक्ट करता है, इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी लिबरल है। तो ये है एक तरह से पोर्ट ऑफ कॉल के तौर पे देखा जाता है। कोई भी कंटेनर वगैरह जाता है यहाँ पे स्टेशन करता है, फिर उसके बाद यहाँ से सप्लाई होती है, अलग-अलग जगहों पे जाता है।
तो ये यहाँ का है, बाकी आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। एमएनसीज़ वगैरह को काफ़ी अटैक करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ओनली म्यांमार इन साउथ ईस्ट एशिया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो सिर्फ म्यांमार से होकर जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, और कहीं से नहीं आता। ओनली इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सिर्फ ऐसी कंट्री है जिसका साउथ में, मतलब इक्वेटर से साउथ ईस्ट में भी आपको थोड़ा बहुत लैंड मिलेगा। इंडोनेशिया जो है वो परमानेंटली सदर्न हेमिस्फेयर, मतलब जो प्रीडोमिनेंटली इन द सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है, और इक्वेटर पास करता है थ्रू सुमात्रा एंड बोर्नियो। बोर्नियो को काटता है और सुमात्रा को काटता है, लेकिन जावा से नहीं जाता इक्वेटर, ये याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे, और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की जो रिवर्स हैं, साल्वीन रिवर मैंने बताया, इरावाडी रिवर बताया, मेकोंग, छाओ प्राया और रेड रिवर, ये फेमस रिवर्स हैं यहाँ की। सावलीन रिवर जो है ये है, अभी दिखा रहा हूँ। तो सावलीन रिवर जो है, ये आ रहा है ना, साल्वीन रिवर जो है ये तिब्बत नॉर्थ ऑफ लहासा से ओरिजिनेट होती है। लार्जेस्ट रिवर ये म्यांमार की है। लार्जेस्ट रिवर किसकी है? म्यांमार की लार्जेस्ट रिवर है ये, और ड्रेन करती है गल्फ ऑफ मर्तबान में। ये अभी मैंने, या इसको मुतामा भी कहते हैं या मर्तबान कहते हैं। इरावाडी जो रिवर है ये ओरिजिनेट करती है म्यांमार में। ये दो हेड स्ट्रीम इसकी है, माली और नमाई, ठीक है। नमाई ये इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे देखो, इससे आके चिडविन, चिडविन जो है इससे मिल रही है ये, ठीक है, चिडविन। और इसकी पटकाई बूम और मणिपुरी आपको ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी। चिडविन की पटकाई बूम मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, और पटकाई बूम के अलावा मणिपुरी रिवर है। इरावाडी रिवर जो है बहुत फेमस है, राइस बाउल ऑफ द म्यांमार कही जाती है। और क्या इसके अलावा मंडालिया, ठीक है, मंडाले, ये जो है लोकेट करता है किस पे, इसी के ऊपर, ठीक है, इरावदी रिवर के ऊपर। टीक ट्रीज वगैरह इस पे मिलती हैं। माउथ ऑफ इरावदी रिवर जो है उस पे पेट्रोलियम रिजर्व, टंगस्टन, लेड, सिल्वर और जिंक वगैरह पाया जाता है। उसके अलावा मेकोंग रिवर है। मेकोंग गंगा मैंने बताया था आप लोगों को बहुत फेमस है। मेकोंग रिवर जो है वो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। खिंगाई, यूनान, याद करो यूनान वाला जो, मतलब चाइना का पार्ट है यूनान, वहाँ से होते हुए ये बाउंड्री बनाती है बिटवीन म्यांमार एंड लाओस एंड थाईलैंड के बीच में। और ये डेल्टा ऑफ मेकोंग, ये जो डेल्टा ऑफ मेकोंग जो है उसको बोलते हैं कोचिन चाइना, ठीक है। ये मेकोंग रिवर है, आपको दिखेगा। ये जो है लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की। लाइफ लाइन कही जाती है इसको कंबोडिया की। और इसके अलावा जो है ये वैली फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए। छाओ प्राया रिवर है। छाओ प्राया रिवर लाइफ लाइन थाईलैंड की कही जाती है। नेविगेबल रिवर है, राइस कल्टीवेशन और टीक फॉरेस्ट, इसके बैंक पे टीक वगैरह होता है। रेड रिवर, ये इसको होंग भी कहते हैं, आप इसको मार्क कर लीजिएगा होंग रिवर को। ये ओरिजिनेट होती है यूनान प्लेटू के अंदर, ठीक है, और ड्रेन करती है इनटू द टोकिन। और इरेगुलर वॉल्यूम ऑफ द वाटर इसके अंदर रहता है, काफ़ी सिल्टिंग होती है, सबका अपना जो है कोर्स चेंज करती रहती है ये, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे हाई पोंग आउटपोर्ट है हनोई। हनोई लोग इसी पे लोकेटेड करता है। डेल्टा जो हनोई का जो डेल्टा है वो आप देखोगे तो यहीं पे मिलेगा। जब आप वियतनाम की तरफ जाके आप देखेंगे इसको तो आपको रेड रिवर दिखाई देगी, ठीक है। मेकोंग जो है वहाँ उसके ऊपर, मेकोंग के ऊपर वेनिसियन कैपिटल ऑफ लाओस, ठीक है, वेंटियान टियान कैपिटल ऑफ लाओस है। और उसके अलावा फान फान, ये क्या, ये कंबोडिया कैपिटल, ये मेकोंग पे है। होंग जो है होनाई, हनोई, ये जो कैपिटल है किसकी, वियतनाम की, ये यहाँ पे है। चाओ प्राया बैंकॉक जो है वो थाईलैंड की कैपिटल वहाँ पे है। और इरावाडी युग आपका उस पे सिटी जो है वो येंगकोंग और मंडालिया है, ठीक है, मंडाले। इसकी यहाँ की जो क्लाइमेट है, मेनलैंड जो साउथ ईस्ट एशिया का अगर आप देखेंगे, मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का, ए भी शोर नहीं मचाओ, ए शोर नहीं मचाओ, एक मिनट शोर नहीं मचाओ, पढ़ा रहा हूँ। मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया का जो है उस पे आपको दिखेगा साउथ वेस्ट मानसून दिखेगा। क्लाइमेट के ऊपर देखोगे, आइलैंड जो है, आइलैंड नेशन में इक्वेटोरियल क्लाइमेट दिखेगा। और ट्रॉपिकल साइक्लोन लेट समर में यहाँ पे दिखाई देता है। मानसून पैटर्न साउथ ईस्ट एशिया का कैसा होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्ट साइड से भी और साउथ वेस्ट साइड से भी विंड मिलेंगी। जहाँ पे पानी मिल गया, चाइना की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं, जहाँ पे पानी नहीं मिला वहाँ तो बारिश नहीं होगी, नहीं तो अगर जहाँ भी मॉइस्चर मिला वहाँ पे बारिश
करवा देंगी। तो आपको पता है मानसून का कैसे होता है। टाइफून लेट समर में आता है, ये आपको पता है। साइक्लोन जो है फ्रीक्वेंटली फिलीपींस और वियतनाम में आता रहता है। पॉवर्टी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी वजह से और ज़्यादा इसकी वल्नरेबिलिटी को इंक्रीज करता है। फिलीपींस वर्ल्ड का हाईएस्ट डिजास्टर रिस्क कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर आता रहता है। अर्थक्वेक वगैरह भी आता है, उसके साथ साथ में टाइफून वगैरह भी आता है। एग्रीकल्चर जो है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मेन सोर्स लाइवलीहुड का जो है आपका बोर्नियो और सिंगापुर को छोड़कर बाकी सब जगहों पे एग्रीकल्चर होता है। वेट पेडी कल्टीवेशन यहाँ पे होता है। मेजर एक्सपोर्ट जो क्रॉप है इस रीजन में वो कॉफी और स्पाइसेस वगैरह हैं, ठीक है। रबर पाम ऑयल वगैरह का भी यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। रबर एंड पाम ऑयल सिग्निफिकेंट है इन द मलेशिया, इंडोनेशिया एंड सदर्न थाईलैंड में। कोकोनट शुगर कैन वगैरह का भी कल्टीवेशन होता है। कोकोनट एंड शुगर कैन जो है शुगर जो है वो इम्पोर्टेंट है, फिलीपींस में ज़्यादा होता है। ये कोकोआ कल्टीवेशन जो होता है, ये कोकोआ इक्वेटोरियल क्रॉप है। इंडोनेशिया वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर है इसका। वियतनाम और फिलीपींस जो है वो भी कोकोआ ग्रो करते हैं। ओपियम पाम वगैरह ओपियम पॉम्पी भी यहाँ पे होता है। ओपियम आपको पता है इंडिया में बैन है, इंडिया में तो नहीं है, लेकिन द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पेम इज इम्पोर्टेंट द पार्ट ऑफ म्यांमार और थाईलैंड। यहाँ पे ये दैट इज मेड फॉर द नार्कोटिक ड्रग लाइक हेरोइन और वगैरह। नार्कोटिक ड्रग के तौर पे और मेडिसिनल पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है, लेकिन इसको नशे के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए इंडिया में तो आप ओपियम नहीं कारोबार कर सकते। उसके अलावा स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन साउथ ईस्ट एशिया अगर देखें, एग्रो एडवांसमेंट इन द मलेशिया एंड थाईलैंड है, बट वेरी लिटिल इन कंबोडिया। कंबोडिया में कम है, लाओस में कम है और न्यातनाम में कम है। एग्रो एडवांसमेंट मलेशिया और थाईलैंड में आपको मिलेगा एग्रीकल्चर। हंगर मलन्यूट्रिशन कंबोडिया में हो रहता है, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप फेलियर अक्सर होता है और इंटरनल स्ट्रिप भी, लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं कंबोडिया में, इस वजह से। तो यहाँ तक इस थोड़ा बहुत कितने स्लाइड बचे हैं भाई? इंपॉर्टेंट मिनरल जो साउथ ईस्ट एशिया की क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है और टिन है, ठीक है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और टिन है। क्रूड ऑयल जो है रिजर्व मेजर गैस प्रोड्यूसर जो है साउथ ईस्ट एशिया में आपको दिखेगा म्यांमार। उसके अलावा ऑयल आपको ऑनशोर सालिम बेसिन में और यडाना बेसिन में मिलेगा। गैस यडाना और यतागुन फील्ड में मिलेगा, तो यहाँ पे नेचुरल गैस मिलती है। और उसमें उसके अलावा राखिन रीजन में भी आपको नेचुरल गैस वगैरह मिलता है। और उसके अलावा बेसिन जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे, नहीं तो ये एक्सपोर्ट किसको करते हैं? चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा गैस पाइपलाइन है, ये बना रहे हैं। यहाँ पे देखो चाइना तक जा रहा है। यहाँ से 2009 के अंदर बर्मा और चाइना ने डिसाइड किया था कि कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्विन क्रूड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, जो कि मतलब बर्मा से चाइना तक जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो उस ये रीजन जो है। उसके अलावा जो है आपका तेना सेरिम रीजन है म्यांमार का, वहाँ पे टिन और आपका टंगस्टन, आयरन और माइन है वहाँ पे। उस माइन जो है वहाँ पे तयो और मेरगुई, ये माइन्स है यहाँ पे। उसके अलावा क्रूड ऑयल आप देखोगे तो ये क्रूड ऑयल जो है रिजर्व इंडोनेशिया में सुमात्रा के अंदर आपको मिलेगा। दूरी एंड मिनास के अंदर, ईस्ट जावा बेसिन के अंदर, उरिफ और जम्बरान के अंदर आपको दिखेगा, और कुटाई बेसिन के अंदर, वेस्टर्न ये पापुआ के अंदर भी आपको जो है दिखेगा। इंडोनेशिया में नेचुरल गैस का भी रिजर्व है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का। ये मिलता है यहाँ पे महाकाम ऑफशोर ईस्ट कलिमंटन में जाएंगे आप, कलिमंटन जो है वहां पे देखेंगे, वहां भी मिलेगा। और बितूनी बे और सेंट्रल सुलावेसी रीजन में भी मिलता है। उसके अलावा अब क्या नाम है, आबादी गैस फील्ड है यहाँ पे, अराफुरा सी है। अराफुरा सी के पास आप देखेंगे आबादी गैस फील्ड है, अराफुरा सी आपको मैंने मार्क करवा रखा है, फिजिकल में आप देखिएगा। क्रूड ऑयल रिजर्व मलेशिया के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मलाया बेसिन के अंदर, और यहाँ पे फेन्यू बेसिन, और उसके अलावा सबाह बेसिन, यहाँ पे आपको तपिस फील्ड है इन द ऑफशोर मलाया बेसिन में, और बरताम ऑफ फील्ड है इन द पेन्यू बेसिन के अंदर, और कीका और ककाप ऑयल फील्ड है सबाह रीजन के अंदर। नेचुरल गैस रिजर्व मलेशिया के अंदर जो है सबाह बेसिन में और सरवाह बेसिन के अंदर मिलेगा। लुकोनिया बेसिन सरवाह में है, और केबा बगान जो है साबा के अंदर है, ठीक है ना। उसके अलावा वियतनाम देख लीजिएगा, पेट्रोलियम थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व जो है एशिया के अंदर, वो वियतनाम में आपको दिखेगा। और ये जो है आपका कू लोंग बेसिन के अंदर, क्यू लोंग बेसिन और नाम कौन सोन और फोन
कान बेसिन, ये सब बेसिन है जहाँ पे आपको जो है वियतनाम में पेट्रोलियम रिजर्व दिखाई देगा। और ओएनजीसी विदेश आपका फू कान बेसिन के अंदर ओएनजीसी विदेश हमारी इंडिया की वो वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे उनको मदद कर रही है निकालने में। पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इन रीजन्स में आपको दिखा। उसके अलावा टिन रिजर्व जो है वहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन प्रोडक्शन जो है ये तीनों मिलकर करते हैं, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। आयरन और इंडोनेशिया के अंदर पाया जाएगा, आपको पाया जाता है ये आपका ये बालीकप्पन के एरिया में आपको मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कहाँ कहाँ हुआ है, तो ये आपका थाईलैंड, म्यांमार एंड फिलीपींस के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है। केमिकल इंडस्ट्रीज का थाईलैंड और इंडोनेशिया के अंदर डेवलप हुआ है। तो कुल मिलाकर हमने जो है चाइना, जापान, रशिया और साउथ ईस्ट एशिया का एक ओवरव्यू ले लिया है। ठीक है भाई, और देख लिया है साउथ ईस्ट एशिया को हमने आज देख लिया। साउथ ईस्ट एशिया के बारे में आगे फर्दर हम लोग जो है कल मैं आप लोगों को एक बार देख लीजिएगा एटलस को, ये जितना भी मतलब स्लाइड है इनको देख लीजिएगा। आज मैं स्लाइड भेज दी है ऑलरेडी, तो आप इसको देखेंगे और मैं कल इसका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए वेस्ट एशिया की तरफ जाऊंगा। वेस्ट एशिया हो सकता है 2 दिन ले ले, क्योंकि वेस्ट एशिया जो है उसके अंदर काफ़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस चल रहा है। आपको पता है इजराइल और पैलेस्टाइन और इराक और ईरान, ये सारा वो जो रीजन है आपका, तुर्की, आर्मेनिया, अज़रबैजान वगैरह, तो वो वाला जो पार्ट है ईरान, तेहरान, पाकिस्तान तक जाएँगे। तो वेस्ट एशिया का जो पार्ट है यानी अफ़गानिस्तान से उधर वाला जो पार्ट है, ईरान से समझ लीजिए आप, ईरान, इराक, ओमान ये सब, तो उधर वाला रीजन जो है काफ़ी डिस्टर्ब रहता है पॉलिटिकली, तो उसमें काफ़ी बातें भी जाननी होती हैं, न्यूज़ भी में भी रहता है, इसलिए उससे क्वेश्चन भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न पार्ट। बट ईस्टर्न पार्ट में जो मैंने आपको स्लाइड दी है, इसको 2-3 बार आप देख लीजिएगा। और वहाँ के मैप के साथ इसको देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और एक-एक कंट्री जो इम्पोर्टेंट है, उनको आप करिएगा, मतलब देख लीजिएगा। और आसियान की सारी 10 कंट्रीज़ को आप देख लीजिएगा। आसियान की जो कंट्रीज़ हैं, उनको एक बार उनका फ्लैग और वो लोग जो हैं, उनके बारे में थोड़ा-थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आसियान की कंट्रीज़ जो हैं, वो सारी साउथ ईस्ट एशिया वाली ही कंट्रीज़ हैं। ओके?